आइए आज हम लोग जो रेखीय पथ पर गति पढ़ रहे थे, चौथे लेसन का पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, एक समान व असमान गति क्या होती है, चाल तथा वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है और गति के समीकरण। इन्हीं 2 वीडियो में आपका पूरा रेखीय पथ पर गति का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। और इसका यदि आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा। आपके व्हाट्सएप पे मैं पूरा नोट्स लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक 4 तक जितना पढ़ाया हूँ सब नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिएगा। आपके व्हाट्सएप नंबर में वो PDF फॉर्मेट में जो नोट रहेगा मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझे पहले दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन को जब हमको समझना है तो दूरी क्या होता है, पहले हम लोग दूरी के बारे में जाने कि भाई दूरी क्या होता है। देखिए, दूरी का मतलब होता है जब कोई गतिशील वस्तु किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, यहां से चल करके ऐसे 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 यहां पे पहुंच गया, समझ रहे हो ना। यहां से चला, ये प्रारंभिक बिंदु है, जहां से आरंभ किया था उसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु। तो ये प्रारंभिक बिंदु से चला और अंतिम बिंदु में यहां पे पहुंच गया। ठीक है, ये कहां पे पहुंच गया, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। अब भाई रास्ता एकदम सीधा तो होगा नहीं, कभी कभी रास्ता सीधा होता है, कभी रास्ता मुड़ उड़ करके भी जाता है। तो देखो, कोई गतिशील वस्तु अपने गति के दौरान, कोई गतिशील वस्तु अपने गति के दौरान, मान लो आप साइकिल चला रहे थे, तो साइकिल चलाते समय जिस रास्ते से आप गुजरे हो, जिस पथ से आप गुजरे हो, उस पथ की जो लंबाई है ना, ये इस रास्ते से गए हो तो इस रास्ते की, यानी पथ मतलब रास्ता, इस रास्ते की लंबाई को ही हम इस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे दूरी से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा, कोनो साइकिल चालक, तो साइकिल चालक गतिशील होता है ना, गति करता है ना जब चलाता है, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की, जो ये पथ तय किया है, जिस रास्ते से गुजरा है, तय किए गए पथ की लंबाई को, ये जो जिस रास्ते से गया है इसकी जितनी लंबाई होगी वही उस गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाएगी। यानी ये आपका जो लंबाई है, ये रास्ता है, तो ये देखो, ये इसकी लंबाई ऐसे हो जाएगी ना भाई। देखो काले इसके से मैं रंग रहा हूं कि ये पथ की जिस रास्ते से गया है यही इसकी क्या है, इस पथ की लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहेंगे। देख लो, ये ऐसे 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 यहां पे पहुंच गया। तो जिस रास्ते से या जिस पथ से गया है उस पथ की लंबाई को ही हम गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। अब बात आता है कि दूरी तो समझ में आ गया कि ठीक है, दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए, गति के दौरान, किसके दौरान, गति के दौरान तय किए गए पथ की लंबाई को हम उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। अब विस्थापन क्या है, तो दूरी समझ में आ गया होगा कि जोने रास्ते से ये गुजरेगा वो रहिया का लंबैया ही क्या कहलाएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी। जैसे आप दिल्ली से बंबई जा रहे हैं तो हवाई जहाज से न जाइए, कार से जाइए, रेलगाड़ी से जाइए, तो आप सीधा तो पहुंच नहीं जाएंगे। हवाई जहाज से हो सकता है सीधा पहुंच जाए दिल्ली से मुंबई, लेकिन अगर रेलगाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे, जीप से जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, जैसे जैसे रास्ता गया होगा
तो जैसे जैसे रास्ता गया होगा उसी रास्ते से आप जाएंगे, तो उस पथ की लंबाई ही क्या कहलाएगी, आपके लिए दिल्ली से मुंबई की दूरी कहलाएगी। लेकिन जब जहाज से जाएंगे तो फिर वो दूरी नहीं रह जाएगी। अब देखिए क्या होगा, विस्थापन क्या है, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई को या सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब आ गया समझ में, ये जहाज से गया है, ये किससे गया है, जहाज से। तो अगर जहाज से जाओगे तो ये क्या होगा भाई, विस्थापन होगा। और यदि साइकिल से जाओगे तो क्या होगा बताओ, ये साइकिल है, साइकिल से जाओगे तो दूरी होगी, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो पथ की लंबाई तय करोगे, और पथ की लंबाई जो हम तय करते हैं गति के दौरान उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये क्या है, ये दूरी है। ये क्या है, ये जो पथ की लंबाई है, ये एड़ बेड़ टेढ़ दोनों भी है, ये दूरी है। जबकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु जहां से शुरू किया है और जहां पहुंचा है, उसके बीच की सीधी लंबाई को या सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब जहाज यहां से उड़ती है तो उसको इससे मतलब नहीं है कि नीचे क्या है, पेड़ है, पौधा है, घर है, द्वार है, कोई मतलब नहीं। यहां से उड़ेगी सीधे यहां पर पहुंच जाएगी, इसको कहीं रास्ता से होकर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब जहाज से जाता है आदमी तो वो क्या तय करता है, विस्थापन तय करता है। ठीक है, अगर सीधा जा रहा है तो, अगर जहाजियों मुड़ा के ले जाएगा ना तो वो विस्थापन नहीं होगा। अगर जहाज मान लीजिए ऐसे ले गया, ऐसे मुड़ा के ऐसे ऐसे लेके चला गया तो फिर वो दूरी हो जाएगी। एकदम सीधा जाएगा, कहीं तनको टर्न नहीं लेगा, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होगी ना, वही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो अब तो दो चीज आपको समझ में आ गया होगा, एक दूरी, एक विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा गति के दौरान तय किए गए पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई को हम उसके द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जबकि गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कहते हैं। अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या। अब एक चीज और मान लेते हैं, अगर मान लो ये यहां से चला और घूम घाम करके ये यहाँ पे न रुका, यहाँ पे नहीं रुका, ये कहाँ पर चला आया, ये मान लो ये जहाज से नहीं जा रहा, मान लो ये एक आदमी है, वो क्या है, वो यहां से चल रहा है और घूमते 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 फिर यहीं पर आ जा रहा है। अब बताइए, अब ये दूरी तो तय किया, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक के है ना, तो इसके बीच की लंबाई क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी शून्य। इसका मतलब क्या है कि विस्थापन शून्य हो गया। जब जहां से चला था वहीं फिर आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, सीधी लंबाई या सीधी दूरी शून्य हो गई। और जब शून्य हो गई तो विस्थापन भी शून्य हो गया, लेकिन दूरी शून्य नहीं हुई। दूरी शून्य नहीं हुई, दूरी तो यही है ना जो लंबाई, और नहीं तो ये बढ़ गई। ठीक है, तो दूरी तो बढ़ गई लेकिन विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु जहां से चली है वहीं पे फिर आ जाएगी,
तो उसका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो लंबाई होगा नहीं करेगी, जहां से चली तो वहीं आ जाएगी, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी कभी 0 नहीं होगी। ये जिस रास्ते से जैसे जैसे चल के आई थी, यह लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। अगर वो वस्तुगत किया है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, क्योंकि अगर गत करते हुए जहां से चली थी वहीं आ गई तो उसका विस्थापन शून्य होगा। लेकिन जिस रास्ते से गई थी, उस रास्ते से आई थी, उस सभी रास्ते की लंबाई दूरी कहलाएगी, वो शून्य नहीं होगी। अब बात आती है तो टेढ़ा मेढ़ा वाला गति हो गया। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गति कर रही है, तो जितना लंबाई होगी इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर कोई वस्तु सरल रेखा में सीधा सीधा गति कर रही है तो इसके पथ की लंबाई भी वही होगी और सीधी लंबाई भी वही होगी। यानी इस दशा में क्या होगा, यही ए से बी तक की यही पथ इसी रास्ते से गई है, तो यही जिस रास्ते से गई है उसकी लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है वो, दूरी। तो ए से बी तक सीधे रास्ते से गई है तो इसकी लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यह विस्थापन हो जाएगा। यानी बात समझ में आई, अगर कोई वस्तु सीधी गति करती है, सरल रेखा में गति करती है, तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वही विस्थापन हो जाती है। वही क्या हो जाती है, विस्थापन हो जाती है। क्या हो जाती है, विस्थापन हो जाती है। ठीक है। तो अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति करेगी, सीधी रेखा में गति करेगी, तो उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये तनिको टेढ़ा मेढ़ा चल दी तो अब देखो ये आपकी ये हो जाएगी दूरी, हाई हो जाएगा विस्थापन। तो दूरी हो जाएगी ज्यादा, अब विस्थापन हो जाएगा कम। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी और विस्थापन या तो बराबर होंगे या तो दूरी ज्यादा होगी और विस्थापन कम होगा। कभी भी दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन उन बिंदुओं के बीच चली गई दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूरी ज्यादा हो सकती है, दूरी बराबर भी हो सकती है, लेकिन दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। भाई यहां से यहां तक रास्ता से जाएगा तो सीधा रास्ता हो जाएगा तो विस्थापन के बराबर दूरी हो जाएगी। तनिको टेढ़िया गया तो दूरी यानी रास्ता ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो दूरी का मान क्या हो जाएगा, विस्थापन से ज्यादा हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी विस्थापन से, उन बिंदुओं के बीच विस्थापन से या तो ज्यादा होगी या तो उसके बराबर होगी, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है। तो एक फैक्ट ये हो गया कि भाई दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो विस्थापन से या तो अधिक होगी या विस्थापन के क्या होगी, बराबर होगी, उससे कम नहीं हो सकती है। विस्थापन मिनिमम दूरी होता है दो बिंदुओं के बीच। ठीक है। चलिए, तो दूरी ज्यादा हो सकती है, तो दूरी बटा विस्थापन का जो मान आएगा, तो ये बड़ी राशि है और ये छोटी राशि है। और जब बड़ी राशि में छोटी राशि का भाग देते हैं तो यह सदैव जो है या तो एक से बड़ा आएगा या एक के क्या होगा, बराबर होगा। अगर दूरी ज्यादा होगी विस्थापन कम होगा तो एक से बड़ा आएगा, दोनों बराबर होंगे तो एक के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये एक कंडीशन आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए दूरी बटा विस्थापन का मान एक से बड़ा होगा कि छोटा होगा कि एक के बराबर होगा, क्या होगा। तो आप कहेंगे कि दूरी बटा विस्थापन का मान या तो एक के बराबर होगा जब ये सरल रेखा में गति करेगा, और नहीं तो एक से क्या होगा, बड़ा होगा जब ये सरल रेखा में गति नहीं करेगा। तो दूरी बटा विस्थापन का मान सरल रेखा में जब गति करेगा तो एक के क्या होगा, बराबर होगा। सरल रेखा में गति नहीं करेगा तो दूरी बटा विस्थापन का मान एक से अधिक होगा। ठीक है।
अब देखिए, ये तो आ गया आपका दूरी विस्थापन। दूरी और विस्थापन में और एक बात याद रखिए, एक बात क्या है कि दूरी अदिश राशि होती है, इसमें कोनो दिशा नहीं होता है, जबकि विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। तो एक चीज और याद रखिए कि दूरी क्या होती है, अदिश होती है, जबकि विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, सदिश होता है। यानी इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा होती है, किसमें, विस्थापन में, जबकि दूरिया में दिशा नहीं होती है। अब आप ही सोचो, अगर हम 2 पॉइंट्स ले लें, हम 2 पॉइंट्स ले लें, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अंतिम बिंदु लिखे ही थे, अंतिम बिंदु ये है आपका, ठीक है। इसके बीच की सीधी लंबाई को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन में तो एक पर्टिकुलर दिशा है कि यहाँ से इधर जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर जा रहा है, तो इसकी एक ही दिशा है। जबकि हई किधर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, यानी एक दिशा नहीं है। तो दूरी तय करते समय पिंड की दिशा निश्चित नहीं होती है, इस नाते दूरी जो होती है वो क्या होती है, अदिश होती है, उसमें दिशा नहीं होती है, उसमें दिशा ली नहीं जाती है। जबकि विस्थापन में एक सीधी रेखा होती है, इसके नाते इसकी दिशा ली जाती है, तो यह क्या होती है, सदिश होती है। और दूरी जो होती है वो क्या होती है, अदिश होती है। तो दूरी अदिश, विस्थापन सदिश। दूरी और विस्थापन का जो रेशियो आएगा वह या तो 1 के बराबर होगा, कब, जब दूरी विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट करके 1 आ जाएगा। ये कब होगा, जब सरल रेखा में गति होगी। देखिए, दूरी और विस्थापन को हम लोग समझ चुके हैं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूरी सदिश राशि नहीं है, ये अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई नियत दिशा नहीं होने के कारण इसको अदिश राशि कहते हैं, इसमें दिशा हम नहीं लेते हैं। विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है। तो दूरी बटे विस्थापन का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। 2 बात हो गई, सदिश सदिश हो गया, इसका मान बड़ा होता है। एक चीज और याद रखिए, दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। अगर वस्तु गति किया है एक स्थान से दूसरे, मतलब थोड़ा सा हिला भी है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कभी 0 नहीं हो सकती है। जबकि उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्योंकि अगर वह जिस बिंदु से चला था अगर उसी बिंदु पर वापस आ जाएगा तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। जबकि दूरी 0 नहीं हो सकती है। तो 3 बात याद रखिएगा दूरी और विस्थापन के सेंस में, कि दूरी 0 नहीं हो सकती है जबकि विस्थापन 0 हो सकता है। ये नहीं कि हमेशा होगा, लेकिन हो सकता है। अगर कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से चल करके फिर उसी प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से सदैव बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। कभी दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से मतलब कम नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कम होगा तो इसका मतलब दूरी कम हो जाएगी, तो विस्थापन से दूरी कभी कम नहीं होती है। अब आ जाइए एक समान गति व असमान गति, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। एक समान गति और असमान गति अब हम लोग पढ़ेंगे। तो एक समान गति क्या होता है, एकदम बराबर स्पीड से अगर कोई चल रहा है तो उसकी गति क्या कहते हैं, एक समान गति। आइसोलेटर लेके भगा दिया गाड़ी, तेज कर दिया, कब ब्रेक मार दिया, तो वो एक समान गति नहीं कहलाएगी। जैसे आप जब गाड़ी से चलते हो तो कभी आप 1 नंबर डालते हो, फिर थोड़ा सा तेज करते हो एक्सीलेटर लेके, फिर 2 नंबर डालते हो, तो आपने क्या किया, उसके गति को बढ़ाया। और जब आप एक समय आ जाता है 4थे गियर में 5वें गियर में आप चलने लगते हो, तो उस समय आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेते हो क्योंकि आपकी चाल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक समान गति क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझें। एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति क्या होता है
कि यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। जैसे कोनो वस्तु है वह पहले सेकंड में अगर 2 मीटर चल रही है तो दूसर के सेकंड में भी 2 मीटर चल रही है, तीसर के में भी 2 मीटर चल रही है, यानी हर एक सेकंड में वह 2 मीटर की दूरी तय कर रही है। वह ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड में 2 चली तो अगले सेकंड में 3-4 चल गई। तो अगर ऐसा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसकी गति एक समान गति नहीं हो जाएगी। तो फिर वो कैसी गति हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी। तो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में यानी समान समय के अंतर पर समान दूरी ही तय करे, यानी पहले 1 घंटे का अंतराल पे और दूसरे 1 घंटे के अंतराल पे चली गई दूरियां क्या हो? समान हो। पहले घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है, तो दूसर के घंटे में भी 10 चले, तीसर के में भी 10 चले, चौथ के में भी 10 चले, यानी उसकी गति एकदम बराबर बनी रहे, ना वो कभी तेज हो ना कभी धीमी हो। तो वह गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। और एक समान गति में हर एक निश्चित समय में दूरी समान तय करती है वस्तु। दूरी या विस्थापन जो भी हो वो क्या होता है? समान। तो वही कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। अगर कोई वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, यानी पहल के सेकंड में 1 मीटर चली तो दूसर के सेकंड में 2 मीटर चल गई, तीसर के में 3-4 मीटर चली गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहल के सेकंड में स्लो थी, फिर दूसर के में तेज हो गई, तीसर के में और तेज हो गई, तो उसकी गति समान नहीं रह गई, उसकी गति क्या हो गई? असमान हो गई। तो ऐसी गति क्या कहलाती है? असमान गति। यानी जब कोई पिंड या जब कोई कण समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे, यानी पहले के अंतराल में कुछ और तय करे, दूसर के अंतराल में कुछ और तय करे, तीसर के में कुछ और, मतलब घटे या बढ़े, अलग अलग दूरी तय करे का मतलब पहल के से दूसर का ज्यादा हो या कम हो, दूसर के से तीसर का ज्यादा हो या कम हो, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वह अपनी स्पीड को घटा बढ़ा रही है, इसी नाते उसकी गति क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चाल पे। क्या आ जाते हैं? चाल पे। चाल क्या होती है? चाल आप कक्षा 10 में, कक्षा 9 या 10 में पढ़ाया गया होगा कि किसी वस्तु के समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु के समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे समय बदले वैसे वैसे दूरी बदले, तो जितना एक निश्चित समय में जितना दूरी वह तय कर लेता है वही उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। आपको एक परिभाषा ऐसे भी मिली गई होगी कि एकांक समय में, देखो एक चाल बराबर होता है, सूत्र पहले लिख लो, चाल बराबर पढ़े हो ना, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो अगर समय को हम क्या कर दें? समय, ये दूरी मान लो x है, तो चाल आपका, तो चाल बराबर दूरी बटा समय है। अगर समय t बराबर 1 सेकेंड हो जाए या 1 घंटा हो जाए या 1 मिनट हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? एक निश्चित समय में चली गई दूरी को हम उस किसी वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय मतलब एक निश्चित समय में, 1 सेकेंड में या 1 घंटा में, जो भी कह लो, तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इससे आसान परिभाषा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना? किसी वस्तु द्वारा
एकांक समय में, टी को 1 करो, एकांक समय में 1 सेकेंड में 1 घंटा में कुछ कर दो, ठीक है ना। तो एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल का सूत्र जब लिखेंगे तो जो एकांक किए रहते हैं उसका भाग दे देंगे, तो दूरी अब बटे एकांक समय कहें तो समय टी का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी x बटे समय टी। जैसे 1 सेकेंड में कोई वस्तु अगर 5 मीटर गति कर रही है तो एकांक समय यानी 1 सेकेंड में कितना दूरी तय की, 5 मीटर, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। अगर वही 1 सेकेंड पे ना करिए, आप 1 घंटे पे कर लीजिए, तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और जब एकांक लग गया तो जिसके आगे एकांक लगा है तो दूरी एकांक समय में चली गई दूरी, तो दूरी में समय का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो सूत्र बनाते समय ये याद रखिएगा, परिभाषा में जिसके आगे एकांक लगा है उसका हम भाग देते हैं। तो एकांक समय में चली गई दूरी को, तो दूरी में एकांक समय कहा है तो समय का क्या होगा, भाग होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो अब बताइए ये दूरी अदिश राशि है तो चाल भी क्या होगी, अदिश राशि होगी, क्योंकि दूरी और समय से मिल करके ये चाल बनी है। तो दूरी भी अदिश होता है और समय में तो कोनो दिशा होती नहीं है, तो ये दोनों में दिशा नहीं है, इस नाते चाल में भी दिशा नहीं होती है। तो चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर और इसका मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक चाल का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं वेग को देख लेते हैं, वेग क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वेग क्या होता है, ठीक है, किसी वस्तु के, ठीक है ना। अब देखो वेग है ना, तो बस यहां दूरी के जगह क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। किसी वस्तु द्वारा, अब कैसी वस्तु द्वारा, गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग। एकांक समय में तय की गई दूरी कह देगा तो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में क्या कहते हैं, तय किए गए विस्थापन को हम उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। जैसे ये एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, वैसे एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दूरी का परिभाषा जैसे आप लोग कहते हैं कि किसी वस्तु के समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन में टी का भाग देंगे तो दर निकल जाएगा, तो समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो वही तरह से समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो पुरन के तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं, दूरी परिवर्तन की दर, समय का भाग दे देते हैं तो परिवर्तन की दर निकल जाती है। तो दूरी परिवर्तन की दर को चाल और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग, ठीक है। एकांक समय में चले गए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। परिभाषाएं एकदम याद हो जाएंगी। तो आगे चलिए देख लीजिए त्वरण, त्वरण क्या होता है, ठीक है। अभी तक क्या था, विस्थापन परिवर्तन की दर। अब हम वेगवे को परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, वेगवे को परिवर्तन करेंगे। जब आप गति करते हैं तो वेग रास्ते में क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना आपका वेग बढ़ेगा या जितना आपका वेग घटेगा वही क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। जैसे कोनो वस्तु है उसका वेग हर 1 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जा रहा है,
तो उसका त्वरण इसका मतलब क्या होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये देखिए त्वरण क्या है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अब बटे समय। सूत्र इसका याद रखिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे, एकांक समय में, जब समय का भाग है तो हम एकांक वाली परिभाषा ले लेंगे। एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। एकांक समय में, किसमें, एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ से शुरू करेंगे, इस पे आएंगे, फिर इस पे आ जाएंगे। एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोनो वस्तु का प्रारंभिक वेग u था, अब बाद वाला वेग v हो गया, कितने समय में, t समय में। तो भैया ये ज्यादा था ना, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन पता चल जाएगा कि कितना परिवर्तन हुआ है। तो मान लीजिए पहले u था, अब बाद में v हो गया, तो v में से u को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मान लीजिए पहले 5 था, अब बाद में 8 हो गया। 5 मीटर प्रति सेकेंड था, बाद में क्या हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो 8 में से 5 को घटाइएगा ना, तो वेग में परिवर्तन पता चलेगा। कितना परिवर्तन हुआ, 3 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन हुआ। तो अंतिम वाले में से प्रारंभ वाला को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, वेग परिवर्तन अब बटे समय t, यही क्या होता है, त्वरण a। तो त्वरण a का सूत्र क्या होता है, त्वरण a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन अब की दर। एक परिभाषा ऐसे भी कहते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय के t का भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जैसे भी परिभाषा बनाना चाहे, एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। या किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को t से भाग देते हो, दर निकल गया, इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। तो इस तरीके से त्वरण की परिभाषा आप आराम से दे सकते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होगा, v माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, वेग में परिवर्तन बटे समय बराबर त्वरण। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो ऊपर वेग में परिवर्तन, तो वेग में से वेग को घटाओगे तो वेग है ना बचेगा। तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड पहले ही से था, बटे सेकेंड हो गया, तो ये सेकेंड 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 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चाल समझ लिए, वेग समझ लिए, त्वरण समझ लिए। अब हम लोग गति के समीकरण पर आते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि गति के समीकरण क्या हैं, कैसे गति के समीकरण हम प्राप्त करते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इसमें। तो गति के समीकरण क्या हैं, देखिए ये आपका हो गया गति के समीकरण। चलिए हम लोग देखते हैं। गति के समीकरण, एक चीज जान लीजिए
कि गति के समीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी। अगर कोई वस्तु अपने गति में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो हमको गति का समीकरण लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है तो हमको दूरी निकालना रहेगा, तो हम निकाल लेंगे विस्थापन या दूरी जो भी निकालना रहेगा हम चाल गुणे समय कर देंगे तो हमको दूरी मिल जाएगी, चाल गुणे वेग गुणे समय कर देंगे तो विस्थापन मिल जाएगा। तो हमको वहाँ पर जहाँ पर एक बराबर गति से कोई वस्तु गति कर रहा है वहाँ पर गति का समीकरण का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर कोई ऐसी वस्तु है जिसका वेग हर सेकेंड में कुछ बढ़ जा रहा है, तब उसके द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालेंगे। उसका मान लो कुछ समय बाद, अभी तो वेग 5 मीटर है लेकिन जब हरदम बढ़ ही रहा है तो 10 सेकेंड बाद कुछ और हो जाएगा, तो वो कितना वेग 10 सेकेंड के बाद होगा ये निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो 10 सेकेंड में कितना दूरी चला, इस समय अगर हम वेग लेकर के गणना करेंगे तो इस समय का वेग 5 है, उस हिसाब से तो हम गणना करेंगे नहीं, क्योंकि वेगवा रास्ते बीच में क्या हुआ है, बदला है। तो एक चीज जान लीजिए, जब कोई वस्तु त्वरित होती है तो त्वरित वस्तु के विस्थापन को निकालने के लिए या उसके अंतिम वेग को, यानी बाद में जो वेग हुआ है वो वेग निकालने के लिए हमको गति के समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। और गति के 3 समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण हैं। अब पहली बात तो तीनों समीकरणों को हम लोग सिद्ध करेंगे, और तीनों समीकरणों को जब हम निकाल लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, तब जाके हम उसको लिखेंगे। तो अगर आपसे गति के समीकरण पूछेगा तो आप सिद्ध मत करिएगा, आप केवल लिख दीजिएगा कि गति के 3 समीकरण होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखो मैं गति के समीकरण में लिख दे रहा हूं। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसर का समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसर का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण होते हैं गति के, ये तीनों हमने लिख दिए, ठीक है। और ये तीनों में एगो शर्त होता है, अगर वेग बढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो a का मान होगा वो धनात्मक होगा, या ये कह लीजिए ये चिन्ह धनात्मक होगा। और अगर घटेगा तो a का मान ऋणात्मक होगा, तो हमको यहाँ प्लस की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अगर वेगवा घट रहा है तो सूत्रों में हम u माइनस ए टी लगाएंगे। और यहाँ पर भी वही हाल है कि अगर वेग बढ़ रहा है तो प्लस चिन्ह, घट रहा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ निचला वाले में भी प्लस माइनस का वही मतलब है कि अगर a का मान बढ़ेगा यानी वेग बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। तो ये तो 3 ठे गति के समीकरण हो गए। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। अब इन तीनों में जान लीजिए कौन क्या है। v अंतिम वेग होता है, शुरुआत का वेग u होता है, प्रारंभिक वेग u होता है। v जो होता है एकदम अंतिम में जो लास्ट में वेग मिलता है वो अंतिम वेग v होता है। और a क्या है, त्वरण है। t क्या है, समय है। फिर यहाँ पर यश क्या है, चली गई दूरी है। यश क्या है, चली गई दूरी है। तो दूरी बराबर s बराबर u t प्रारंभिक वेग गुणे समय प्लस हाफ 1/2 आए त्वरण है गुणे t समय है। यहाँ v स्क्वायर आप जान ही रहे हो अंतिम वेग है, यहाँ u स्क्वायर क्या है, प्रारंभिक वेग है। a क्या है, त्वरण है। s क्या है, दूरी है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि कौन क्या है। u जो है आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है। u क्या है, वो प्रारंभिक वेग है। v क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। और यश क्या है, चली गई दूरी है। यश क्या है, चली गई दूरी है। और कुछ है, टी आपका क्या है, समय अंतराल है। समयांतराल इसको कहते हैं। तो टी आपका हो गया समयांतराल। और कुछ है, और कुछ तो इसमें नहीं है।
ठीक है, बाकी प्लस माइनस चिन्ह समझ। तो गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसर का समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसर का समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, जहां पर u जो है प्रारंभिक वेग है, v है अंतिम वेग, यस है चली गई दूरी, t है समयांतराल। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि गति के तीनों समीकरण बताइए। तो आप लिख देंगे कि गति के 3 समीकरण होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। v बराबर, जहां प्रतीकों का चिन्ह लिख दीजिएगा, सिंबल किसे क्या कहते हैं, बस हो गया गति का समीकरण। लेकिन मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ये गति के तीनों समीकरण कैसे निकाले गए हैं। ये गति के तीनों समीकरण कैसे निकाले गए हैं ये जानना जरूरी है। अगर आप ये जान लेते हैं तो इसको न्यूमेरिकल लगाने में आपको काफी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये पहला समीकरण हम लोग निकालते हैं। पहले पहला निकालेंगे, फिर ये वाला निकालेंगे, फिर बीच वाला बना लेंगे। तो पहले का देखिए, आप जानते हैं ना गति के समीकरण कैसे, अगर मान लो ये तीनों कह दिया जाए कि निकाल के प्रूफ करके बताओ, भी बहुत इजी तरीके से, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। एकदम इजी तरीका बता रहा हूं इसको प्रूफ करने का, तीनों को प्रूफ करने का एकदम इजी तरीका क्या है। देखो, हम जानते हैं गति के समीकरण निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि त्वरण A बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे टी होता है कि नहीं होता है। इसी को अब तिरछा गुणा कर दो तो ए टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू, ये माइनस यू इधर आ जाएगा तो u माइनस यू इधर आएगा तो u प्लस ए टी, अब बराबर क्या हो जाएगा v। यही समीकरण है, इसको v बराबर u प्लस ए टी, यही गति का कौन सा समीकरण है, पहल का समीकरण है। देखो आ गया कि नहीं आ गया, कुछ करना ही नहीं था। हम जानते हैं त्वरण A बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये सूत्र होता है बटे टी, तो टी को इधर गुणा कर दिए, ए टी हो गया v माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर u को इधर भेज दिए, u प्लस ए टी बराबर v, यानी v बराबर u प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण सिद्ध हो गया। अब इसको हमको ये वाला सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, तीसरा वाला सिद्ध करना है। तो एक चीज आप बताओ, मान लो किसी वस्तु का वेग, ठीक है ना, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो उसके द्वारा चली गई t समय में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है वेग या विस्थापन कह लो चाहे दूरी कह लो, तो दूरी बराबर वेग या चाल गुणे क्या होता है, समय। लेकिन यहां पर जो वेग आप लोगे, क्या लोगे, यहां दो ठे वेग है, एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है। तो हम ना तो प्रारंभिक लेंगे और ना तो हम अंतिम लेंगे, हम दोनों का माध्य लेंगे। क्या लेंगे, माध्य लेंगे। तो अगर हमको दूरी यस निकालना है, हमको दूरी यस क्या करना है, निकालना है, तो जब वेग घट बढ़ रहा है तो हम किसी कम वाले वेग को भी नहीं लेंगे, न अधिक वाले वेग को लेंगे, तो हम बीच वाले वेग को लेंगे, यानी दोनों का माध्य ले लेंगे। ठीक है, तो दूरी यस का सूत्र आपको मिल जाएगा। तो दूरी यहां पर हम वेग नहीं लेंगे, तो यहां हम दूरी जब निकालेंगे, दूरी यस बराबर, तो क्या लेंगे, औसत वेग लेंगे। क्या लेंगे, औसत वेग गुणे समय t कर देंगे। अब देखो भाई, औसत वेग काहे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो ठे वेग है, कंफ्यूजन कर रहा है कि पहिलका वाला ले लें, u ले लें कि v ले लें। तो हम ना तो प्रारंभिक वेग लेंगे ना अंतिम वेग लेंगे। हम चूंकि एक कम है एक ज़्यादा है, तो न कम ले सकते हैं न ज़्यादा, हमको बीच का मान चाहिए ताकि पूरे रास्ते की चली गई दूरी क्या हो, बराबर हो।
तो हमको औसत वेग लेना रहेगा। तो जब औसत वेग लेंगे तो हम दोनों वेगों को जोड़ करके u और v को जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा, तब ना औसत निकलेगा। दो राशियों का औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो औसत वेग गुणे समय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। औसत वेग गुणे औसत वेग तो v प्लस यू बटे 2, v प्लस यू बटे 2 हो जाएगा आ गुणे t। ये 2 इधर गुणा है, इधर भाग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2s बराबर v प्लस यू आ गुणे इधर या t का मान यहां से निकाल लो। t का मान यहां से अगर देखोगे तो ये t इधर आएगा तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे a। ये समीकरण नंबर, ये आपका, ये तो पहला गति का समीकरण आया था। तो यहां से देखो t का मान कितना हम रख सकते हैं, v माइनस यू बटे a रख सकते हैं। तो यहाँ पे बाबू t के जगह पर हम दूरी निकाल रहे हैं, तो दो गो वेग है तो औसत वेग ले लेंगे, दोनों का औसत ले लेंगे, u प्लस v बाई 2 ले लेंगे। गुणे समय है तो समय t का मान हम a वाले से निकालेंगे तो v माइनस यू बटे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ रख दें v माइनस यू बटे a। अब ये बताओ भाऊ, एक बार v प्लस यू है, एक बार v माइनस यू है, तो वर्गांतर नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। आई बटे a है तो ये इधर आके गुणा कर देगा तो 2as बराबर ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, वो होगा ना। तो ये इस u स्क्वायर को इधर लेते आइए तो u स्क्वायर प्लस 2as बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। यही देखिए समीकरण नंबर 3 है कि नहीं है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका समीकरण नंबर क्या है, 3 है। ये समीकरण नंबर कितना है बहू, 3 है। तो देखो पहले हम त्वरण से गति का पहला समीकरण निकाले और दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय करके हम गति का तीसरा का समीकरण निकाल लिए। क्या निकाल लिए, तीसरा का समीकरण निकाल लिए। अब बात आती है कि भाई s बराबर ut वाला कैसे निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, हमें v स्क्वायर है ना, क्या है, v स्क्वायर है ना। इनमें देखो कहीं v है, इनमें v नहीं है, यानी v का मान हम रख दें u प्लस at, यहाँ v का मान। तो समीकरण ये आपका जो 3 नंबर निकला था, ये तीसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण, अभी दूसरा नहीं निकला है। अब अगर हम तीसरा समीकरण में सोचो, तीसरा समीकरण में हम क्या कर दें, क्या कर दें, v का मान रख दें u प्लस at। तो यहाँ पे हम मान रख दे रहे हैं। तो देखो ये आपका था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as था, यही था ना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as था। हम इसमें v का मान रख दे रहे हैं u प्लस at, ये वाला मान रख दे रहे हैं, v का मान u प्लस at रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे रख दो u प्लस at का होल वर्ग बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। होगा कि नहीं होगा। अब इसका वर्ग कर दो, यू स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u at, 2u गुणे at, तो 2u at हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको उधर लेते आइए, यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाला यू स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर अब प्लस 2u at बराबर क्या हो जाएगा, 2as। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u at
बराबर 2as 2as। अब हमको 2a को इधर ले आकर के क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो इधर 2a को भाग दे दीजिए, तो दोनों में भाग होगा ना, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 2a प्लस 2uat बटे 2a बराबर इधर क्या बचेगा, यस। अब देखिए एक a से एक a कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 और a, तो 1/2 और 1 a बचा है, a कटा है तो a टी स्क्वायर 1/2 a टी स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से क्या बचा है, u और t बचा है, u और t बराबर s। तो हम इसको इधर लिख दें, s बराबर ut, इसको दोनों प्लस है तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, तो ut अब प्लस ये क्या है, हाफ a टी स्क्वायर। देखो तीसरका वाला भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो देखो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में अगर हम v बराबर u प्लस at रख देंगे, हल करेंगे, तो यस बराबर निकल जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का दूसरका समीकरण है। कौन सा समीकरण है, गति का दूसरका समीकरण है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस माइनस at, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और इस समीकरणों को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है। इसके अलावा अवकलन से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, अवकलन विधि से सिद्ध कर सकते हैं, और भी ग्राफीय विधि से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, जो कि ये दोनों विधियां कठिन है, ये विधि सबसे सरल है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग गति का समीकरण, अगर मान लीजिए गति सड़क पर हो रही है, वेग ऐसे कोई गाड़ी गति कर रही है, सड़क पर गति कर रही, तो उसका वेग बढ़ेगा घटेगा त्वरण होगा। लेकिन कोई वस्तु ऐसे गति करेगी तो ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। ऐसे जब गति होगी गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। ये जब ऊपर नीचे गति होती है, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह ऊपर जाती है तो उसका वेग घटने लगता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींचता है, जिसके कारण उसका वेग घटने लगता है, तो त्वरण हो रहा है। वेग घटे या बढ़े दोनों त्वरण कहलाता है, बशर्ते घटता है तो उसको मंदन भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन वो भी त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण उसको बोलते हैं। तो बढ़े चाहे घटे दोनों ही दशा में त्वरण होता है। तो जब ऊपर से वस्तु आती है तो उसका वेग बढ़ता है, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जब जाती है तो भी वही गुरुत्वीय त्वरण होता है, लेकिन ऋणात्मक होता है, क्योंकि वही वेग उसका क्या करता है, घटाता है। तो ये जब रोड पर गति होगी तो त्वरण a होगा, और जब ऊपर नीचे गति होगी तो a के जगहिया पे, त्वरण के जगहिया पे कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो a की जगह पर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो अब हम इसको मिटा करके ये लिखेंगे कि गति के है 3 समीकरण है, और ये तीनों समीकरण में अगर मान लीजिए गुरुत्व के अधीन गति हो, क्या हो, गुरुत्व के अधीन अगर गति हो तो क्या होगा, ठीक है। तो गुरुत्व के, तो लिखेंगे यदि गति क्या हो, यदि गति गुरुत्व के अधीन हो, गुरुत्व के अधीन हो, तो जब गति गुरुत्व के अधीन हो जाएगी तो पहला समीकरण होगा v बराबर u प्लस a के जगहिया पे गुरुत्वीय त्वरण, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां a है यहां पर काम करेगा अब g, त्वरण के जगह पर काम कौन करेगा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और जो दूरी चल रहा था तो अब वह जाएगा ऊपर, तो ऊंचाई तय करेगा। तो यश जहां लग रहा था वहां क्या लगेगा, h लगेगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जहां यश आप लिख रहे थे वहां पर क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। जहां a लिख रहे थे वहां पर अब गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे, ठीक है। तो a की जगह पर गुरुत्वीय त्वरण g लिखेंगे, और यश दूरी के जगह पर क्या लिखेंगे, h। तो ये v प्लस at है, v बराबर u
प्लस एटी है तो u प्लस क्या हो जाएगा gt। और वही बात अगर वेग घटेगा तो माइनस लगा देंगे, अब बढ़ेगा तो प्लस लगा देंगे। दूसरका वाला आपका ये वाला था यस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी, तो यस दूरी होता है तो इसमें दूरी तो नहीं होती, इसमें क्या होती है एच होता है, ऊंचाई होती है, ऊंचाई तय करती है। तो एच बराबर यू टी अब प्लस हाफ, अब ए टी स्क्वायर की जगह ए की जगह पर जी हो जाएगा तो जी टी स्क्वायर। इसमें भी वही सेम कंडीशन, अगर वेग बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। तीसरका वाला था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह यह पे g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और यस दूरी के जगह पर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इसमें भी प्लस और माइनस। तो बस कुछ करना नहीं है, अगर गति गुरुत्व के अधीन होगी तो त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण रख देंगे और दूरी s के जगह पर ऊंचाई h लिख देंगे। बाकी सब समीकरण जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। u प्रारंभिक वेग आपका पहले जैसा रहेगा, u क्या है प्रारंभिक वेग है, v क्या है अंतिम वेग है, और s क्या है चली गई दूरी, h नहीं है चली गई तय ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ चली गई दूरी के जगह पर क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, और ये यस की जगह पर क्या हो जाएगा यच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर गुरुत्व के अधीन ऊपर नीचे दोनों गति हो रही है तो वहां गति का समीकरण जो होगा ए की जगह पर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण, और दूरी यस के जगह पर ऊंचाई यच हो जाएगी। बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा, सब कुछ गुरुत्वाधीन गति में गति का समीकरण वही रहेगा, बस खाली ए की जगह पर जी और यस की जगह पर यच कर दीजिए, बस गुरुत्वाधीन गति के समीकरण। तो देखिए आज हम लोगों ने पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म कर लिया, दूरी विस्थापन पढ़ लिया, एक समान व असमान गति पढ़ लिया, चाल वेग पढ़ लिया, त्वरण पढ़ लिया, फिर उसके बाद गति के तीनों समीकरण पढ़ लिया, गति के तीनों समीकरण को डिराइव कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये अब आप लोग का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो न्यूमेरिकल भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, गति के समीकरण का न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, और ये चैप्टर इसी नाते बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 11 का। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगले जैसे ही न्यूमेरिकल का वीडियो आए तुरंत किताब लेकर के बैठ जाइएगा। मित्तल की किताब में सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, और उन सभी क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे 1 बाय 1 करके जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे देखेंगे। एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग स्वयं हल करिएगा, और स्वयं हल करने के बाद जो कमियां रहेंगी उनको दोबारा देख करके दूर कर लीजिएगा। फिर आपको दोबारा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जय हिंद।